लाहौर ने आज से पहले कभी ऐसी सुबह नहीं देखी है। सड़कों पर लाशें पड़ी हैं। जले घर रात में हुए आतंक की गवाही दे रहे हैं। अंग्रेजों का तर्क है कि किसी ने लाहौर के भारत में शामिल होने की अफवाह फैला दी। इसी के विरोध में हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम हुआ। दोपहर करीब 3 बजे तक अंग्रेज अफसर 100 लोगों के मरने की पुष्टि कर चुके हैं, लेकिन चश्मदीद ये संख्या करीब 10 गुना बता रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे में लाहौर में हालात इतने बिगड़ गए कि गवर्नर जेम्स किंग ने लॉर्ड माउंटबेटन को टेलीग्राम भेजकर फौज की डिमांड की। लिखा, लाहौर और अमृतसर की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कत्लेआम करते हुए कई पुलिस वालों को देखा गया। हालात अब काबू से बाहर हैं। इसे फौज ही संभाल सकती है। लियाकत अली ने एक नारा दिया, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। लाहौर की हर गली, हर मोहल्ले में यही नारा गूंज रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम ब्लैक एंड वाइट राजनीति। इसमें हम आपको ब्लैक एंड वाइट जमाने की राजनीति के किस्से बताते हैं, जिसे सुनकर आप पुराने भारत को समझ सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की उस राजनीतिक ज़मीं की मिट्टी की सौंधी सी खुशबू आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको वो किस्सा सुना रहे हैं जब देश अपनी आज़ादी की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था और लाहौर में हिंदू और सिखों का कत्लेआम चल रहा था। मुद्दा था, लाहौर पाकिस्तान में शामिल होगा या फिर हिंदुस्तान में। वरिष्ठ पत्रकार और प्रोफेसर डॉक्टर विनीत गुप्ता बताते हैं कि लाहौर के कत्लेआम की वजह सिरिल रेडक्लिफ थे। उनके कार्यकाल से ये सूचना लीक हुई। लाहौर पहले से भारत के हिस्से में आना था। 12 अगस्त को इतने लोगों का खून बहा कि लाहौर को भारत में मिलाने का फैसला गुपचुप तरीके से बदलना पड़ा। रेडक्लिफ का एक सहयोगी पाकिस्तान को कोई बड़ा और समृद्ध शहर ना दिए जाने से नाखुश था। लाहौर भी जब हाथ से निकलने लगा तो उसने ये सूचना लियाकत अली तक भेज दी। आज़ादी के बाद लंदन में रेडक्लिफ से मुलाकात करने वाले इकलौते पत्रकार कुलदीप नैयर थे। कुलदीप नैयर ने एक रेडियो चैनल को इस मुलाकात के बारे में बताया। रेडक्लिफ ने नैयर से कहा था कि सीमा रेखा खींचने के लिए सिर्फ 10-12 दिन मिले हैं। उन्होंने एक बार हवाई जहाज से अखंड भारत को देखा और कहा कि लाहौर हिंदुओं का शहर है, उनकी प्रॉपर्टी मुसलमानों से ज्यादा है। लाहौर तब समृद्ध शहरों में गिना जाता था। पाकिस्तान को अब तक कोई बड़ा शहर नहीं मिला था। नैयर कहते हैं कि बंटवारे के बाद मुझसे नाराज पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि मैंने भारत से लेकर उन्हें लाहौर दिया। तब के लाहौर को समझने के लिए चलिए आपको यहाँ के सांस्कृतिक विरासतों को गिनाते हैं। आर्य समाज मंदिर, महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर, भैरव मंदिर, रावर रोड पर श्री कृष्ण मंदिर, अकबरी मंदिर, दूधवाली माता मंदिर, महाराजा रंजीत सिंह समाधि, डेरा साहिब, प्रकाश स्थान, श्री गुरु रामदास जी, भवारियान जैन दिगंबर मंदिर, जैन श्वेतांबर मंदिर यहाँ के मशहूर धार्मिक स्थल हैं। लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी में 8671 संस्कृति और हिंदी में पांडुलिपियाँ आज भी रखी हैं। वहाँ अधिकतर बड़े व्यापारी हिंदू हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के हुक्मरान फौज के बंटवारे का दबाव बना रहे हैं। आज़ादी के बाद अंग्रेज हटे तो हालात बगैर फौज के संभालना नामुमकिन होगा। रेडक्लिफ आज इसी पर फैसला लेने वाले हैं। फील्ड मार्शल सर क्लाउड अंचिलेक ने भी उनके पास आ चुके हैं। भौगोलिक और आबादी के अनुमान के साथ फौज के बंटवारे का प्लान बना। एयरफोर्स की 10 स्क्वाड्रन हैं, इसमें से 8 भारत और 2 पाकिस्तान को दी गई। इसी तरह नेवी की 2 यूनिट भारत और 1 पाकिस्तान के हिस्से में गई। तय हुआ कि अप्रैल 1948 तक दोनों देशों की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल अंचिलेक ही रहेंगे। दोनों देश की सेनाएं बेलगाम ना हो, इसके लिए जॉइंट डिफेंस काउंसिल बना। इसके चेयरमैन माउंटबेटन बने। मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के सलाहकार और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सचिन बत्रा कहते हैं कि 3 अगस्त को गांधी की कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से मुलाकात हुई। उस मुलाकात का पहला असर आज के दिन दिखा। नेहरू के आग्रह पर गांधी ने हरि सिंह से सिर्फ इतना कहा कि रामचंद्र काक को निकाल दीजिए।
रामचंद्र काक हरि सिंह जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। 12 अगस्त को महाराजा ने काक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। काक ने भागने की कोशिश की तो उन्हें नज़रबंद करा दिया गया। अपने रिश्तेदार जनक सिंह को नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। डॉक्टर सचिन बत्रा कहते हैं कि उस दिन गांधी ने अगर हरि सिंह से भारत में विलय की गुजारिश की होती तो कश्मीर की आज जो समस्या है वो होती ही नहीं। गांधी की बात महाराज कभी नहीं टालते, लेकिन गांधी सिर्फ काक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला तक सीमित रह गए। इसकी एक बड़ी वजह जून में माउंटबेटन का कश्मीर दौरा था। जून के तीसरे सप्ताह में माउंटबेटन कश्मीर में महाराजा हरि सिंह से मिले। उन्होंने पाकिस्तान में कश्मीर के विलय पर चर्चा की, दलील दी कि यहाँ की आबादी मुस्लिम है, ऐसे में पाकिस्तान में जाना सही होगा। महाराजा ने माउंटबेटन की दलील खारिज कर दी, उनकी सलाह ठुकरा दी। महाराजा का झुकाव जिन्ना से ज़्यादा नेहरू की तरफ था। तभी उन्होंने अपने विश्वास पात्र काक को भी हटाने में देर नहीं की। आज़ादी की तैयारियां सिर्फ अपने देश में नहीं चल रही थी, लंदन में भी वैसा ही उत्साह है। यहाँ भारतीयों का सबसे बड़ा अड्डा इंडियन हाउस है। छात्रावास से शुरू हुआ इंडिया हाउस का सफ़र कई कार्यालयों तक पहुँच चुका है। आज़ादी से जुड़े मसलों पर यही मीटिंग होती है। लंदन में तब तक हाई कमिश्नर कृष्ण मेनन की नियुक्ति हो चुकी थी। तय हुआ कि कृष्ण मेनन की अध्यक्षता में आज़ादी से जुड़ा कार्यक्रम होगा। ब्रिटिश पीएम एटली और उनके मंत्रिमंडल को भी इसमें शामिल होने का न्योता भेजा गया। कृष्ण मेनन 1957 में देश के रक्षा मंत्री बने। मेनन जब हाई कमिश्नर थे तब दिवंगत पत्रकार खुशवंत सिंह उनके जनसंपर्क अधिकारी हुआ करते थे। उन्होंने अपनी किताब ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस में लिखा है कि मेनन एक बदतमीज और नाकाम बैरिस्टर थे। पंडित नेहरू जब भी ब्रिटेन आते मेनन उनकी जी हुजूरी में लगे रहते। वे पैदाइशी झूठे इंसान थे। उनकी नज़र हमेशा सुंदर महिलाओं पर रहती थी। उच्चायोग में उनके कई महिलाओं से संबंध थे। चीन युद्ध की हार और जीप घोटाले में भी उन पर आरोप लगते रहते थे। कहा जाता है कि नेहरू से करीबी संबंधों की वजह से मेनन लंदन में भारत के पहले हाई कमिश्नर बने थे। आपको कैसा लगा हमारा आज का ये कार्यक्रम, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही ब्लैक एंड वाइट ज़माने की राजनीति को जानने के लिए, उसके बारे में समझने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।